हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, गीता प्रेस गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष श्री राधेश्याम खेमका जी को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पद्म विभूषण से। अगला क्वेश्चन है, यूपी चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेकिंग द ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता में अंडर 16 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है हर्षित सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक बताया है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको केवल दिसंबर महीने की PDF बाई करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश में किस विषय पर अपनी झांकी प्रस्तुत की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी काशी विश्वनाथ धाम और ODUP पर उत्तर प्रदेश ने अपनी झांकी प्रस्तुत की है 26 जनवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के किस दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आखिरी रविवार को, यानी जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व स्तर पर विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए कि भारत में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है तो ये हर साल गांधी जी की पुण्यतिथि पर, यानी 30 जनवरी को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी के द्वारा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि किरण बेदी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, फियरलेस गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, हॉकी महिला एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, ICC ने किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन ट्रेलर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुलिस वीरता पदक जीते? तो ये जीते हैं जम्मू कश्मीर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जसराज की 92वीं जयंती पर। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अभियंता ने हाजिरी लगाने की आधुनिक प्रणाली की खोज की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह ने। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत सहायक आचार्य डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह ने एक ऐसी खोज की है जिससे अब रजिस्टर और बायोमेट्रिक के बिना ही अटेंडेंस मिलेगी। डॉक्टर आशुतोष ने यूनिक नंबर ID से हाजिरी लगाने की नई तकनीकी खोजी है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में ये आचार्य हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह। तो इन्होंने अटेंडेंस के लिए, यानी हाजिरी के लिए एक नई तकनीकी खोजी है। इसके माध्यम से क्या होगा कि ना तो रजिस्टर की आवश्यकता होगी और ना ही बायोमेट्रिक की, और फिर भी हाजिरी लगाई जा सकेगी। अब दोस्तों, ये अटेंडेंस जो है इन्होंने किस तरह से इसकी खोज की है? तो यूनिक नंबर ID के माध्यम से। तो ये किस तरह से काम करेगी? तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में उपस्थित एक यूनिक नंबर ID के द्वारा दर्ज की जाती है। उपस्थिति दर्ज करने पर एक OTP, जो भी व्यक्ति की अटेंडेंस लग रही होगी तो उसके पास एक OTP जाएगा। ठीक है, उसके पास OTP आता है, जिसे सिस्टम में दर्ज करने पर ही अटेंडेंस लगेगी। क्योंकि ये जो सिस्टम है IMEI नंबर से संचालित होता है, इसलिए कोई बाहरी डिवाइस इसमें दाखिल नहीं कर सकती है।
और उसमें इन्होंने ये भी बताया है कि इस प्रणाली में प्रॉक्सी यानी फर्जी अटेंडेंस लगाना संभव नहीं है और इसके साथ ही रजिस्टर में रिकॉर्ड दर्ज करने के मुकाबले यह कई गुना सुरक्षित और समय भी बचाता है। तो इस तरह की इन्होंने नई तकनीकी खोजी है अटेंडेंस को लेकर के। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना है डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई उद्योग में कौन सा स्थान है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या में 96,805 उद्यमों के साथ जो महाराष्ट्र है वो भारत की सूची में सबसे ऊपर है, यानी पहले नंबर पर है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय में विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 42,997 उद्यमों के साथ जो तमिलनाडु है वो दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर है जिसके पास 38,517 इकाइयां हैं। चौथी अगर बात की जाए कि चौथे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश ये चौथे स्थान पर है। पांचवें स्थान पर है कर्नाटक और छठवें स्थान पर है पंजाब। जहां पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 36,913 इकाइयां हैं, कर्नाटक के पास 28,803 उद्यम और पंजाब के पास 24,503 इकाइयां हैं। तो दोस्तों यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के स्वामित्व वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या में जो पहले स्थान पर है वो कौन सा राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो दूसरे पर है तमिलनाडु और तीसरे पर है राजस्थान। उत्तर प्रदेश का खासकर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, जहां पर कितनी उद्यमों की संख्या है? तो 36,913। अगला क्वेश्चन है, 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल के साथ। किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता के गांव यानी विलेज ऑफ एक्सीलेंसी बनाने के लिए इजराइल सरकार के साथ हाथ मिलाया। कृषि को अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए इजराइल तकनीकी सहायता और अन्य विशेषज्ञता प्रदान करेगा। COE यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आसपास स्थित 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदल दिया जाएगा, जिसमें से 75 गांवों को भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पहले वर्ष में लिया जा रहा है और पहले से ही इजराइल सरकार ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र यानी COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी अपनाने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया? तो किसके साथ? इजराइल के साथ। और दोस्तों इसके माध्यम से क्या होगा? तो इसके माध्यम से भारत के 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव के रूप में बदला जाएगा। अब दोस्तों ये जो उत्कृष्टता के गांव होंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला जो कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान के कल्याण के लिए शुरू की गई हैं। इनमें से PM किसान कृषि अवसंरचना कोष है, 10,000 FPO का गठन, जैविक व प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य कार्ड को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो भारत जो है इजराइल के साथ मिलकर के 150 गाँव को उत्कृष्टता के गाँव में बदल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी किसानों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं तो उन सभी योजनाओं को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा और उनका लाभ जो है वो अच्छी तरीके से इन गाँवों में खास तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि भारत जो है इजराइल के साथ मिलकर के कितने गाँव को उत्कृष्टता के गाँव में बदल रहा है? तो ध्यान रखना है 150 गाँव को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना? तो ये बना है भारत, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बनकर उभरा। भारत ने वर्ष 2021 में 100.3 मीट्रिक टन इस्पात का उत्पादन किया। अब इसमें अगर बात की जाए कि दुनिया भर में इस्पात के उत्पादन के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो चीन इसमें पहले स्थान पर है, जहां पर चीन ने 2021 में 1064.7 मीट्रिक टन का इस्पात उत्पादन कर विश्व में उत्पादक देश की सूची में पहले स्थान पर रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोनों यहाँ पे कि इस्पात उत्पादक देश पहले नंबर पर कौन सा रहा, तो चीन है, और भारत की अगर बात की जाए तो भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। और दोस्तों चीन से ध्यान रखना है कि चीन की कैपिटल क्या है, तो बीजिंग चीन की कैपिटल है। चीन की करेंसी क्या है, तो रेनमिनबी, और चीन के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो सी जिनपिंग।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस को संबोधित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 30वें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2022 को 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम की थीम क्या रही थी? तो सीधा चेंज मेकर इस कार्यक्रम की थीम रही थी, यानी 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम की थीम रही। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? तो महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना इसका उद्देश्य होता है। अब दोस्तों इसकी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। 30 नवंबर 2018 से राष्ट्रीय महिला आयोग की जो मौजूदा अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, वो लगातार 30 नवंबर 2018 से बनी है रेखा शर्मा, ठीक है। तो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले प्रमुख कौन थे? तो जयंती पटनायक इसके पहले प्रमुख थे, ठीक है। तो इनका नाम भी ध्यान रखना है। तो अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2022 को 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और इस कार्यक्रम की थीम क्या रही? तो सीधा चेंज मेकर इसकी थीम रही और इसके अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 400। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों को यात्रियों के लिए सफर के दौरान बेहतर अनुभव के अनुरूप तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया है और इसके अनुसार उन्होंने बताया कि अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा। अब दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया गया तो इसकी कुछ प्रमुख पॉइंट हम देखेंगे। तो दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 में उन्होंने क्या क्या कहा है? तो उन्होंने कहा कि देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है तथा गंगा किनारे बसे किसानों की मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों के जीवन में बदलाव लाना सरकार का बड़ा लक्ष्य है। सरकार के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत की सोच तथा लक्ष्य को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा उन्होंने बजट से किसान और युवाओं को फायदा होगा और आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि बजट में उन्होंने क्या कहा कि आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को, कितनी 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वर्षों में 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आने वाले वर्षों में 25,000, ठीक है, 25,000 किलोमीटर लंबा हाईवे तैयार किया जाएगा और अगले 3 सालों में क्या 4,000 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा। तो ये बात भी उन्होंने कही है। और इसके अलावा जो बजट में उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। ये पॉइंट भी अच्छे से ध्यान रखना है कि 80 लाख कितना होगा यहाँ पे, 80 लाख मकान बनाए जाएंगे 2022-23 के अंतर्गत, ठीक है। इसके लिए उन्होंने 48,000 करोड़ का फंड रखा है। 80 लाख मकान बनाने के लिए कितना, 48,000 करोड़ का फंड रखा गया। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की तरफ से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ठीक है। खेती में किस पर जोर दिया जाएगा? तो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी सरकार की तरफ से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। और इसके अलावा बजट की जो एक और मुख्य बात है वो क्या रही? तो वो ये रही कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ और उन्होंने कहा कि एक क्लास टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर के 200 टीवी चैनल किया जाएगा। यानी जो क्लास चैनल हैं जो अभी 12 हैं, तो 12 से बढ़ाकर के इन्हें कितना किया जाएगा? तो 12 से बढ़ाकर के इन्हें 200 कर दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार होगा तो डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वहीं मानसिक समस्याओं होती नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी केंद्रीय बजट 2022-23 की, तो इन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों यानी टेलीकॉम कंपनीज को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 साल के लिए। केंद्र सरकार ने सामान्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही इंटरनेट के माध्यम से विदेश से की जाने वाली कॉल, सैटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल तथा संदेशों को कम से कम 2 साल के लिए, कितना, कम से कम 2 साल के लिए सुरक्षित रखने को अनिवार्य कर दिया। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी एक परिपत्र में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय कॉल एवं संदेशों को अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखने के बारे में आदेश जारी किया गया और ये जो कदम है वो दूरसंचार विभाग ने गत दिसंबर में एकीकृत लाइसेंस में किए गए संशोधन के बाद उठाया है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने सामान्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही इंटरनेट के माध्यम से जो भी विदेश में की जाने वाली कॉल है, सैटेलाइट फोन कॉल है, कॉन्फ्रेंस कॉल है और इसके अलावा जो भी मैसेजेस हैं तो उनको जो है कम से कम 2 साल तक सुरक्षित रखने को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो 2 साल समय यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, साल 2020 में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को अपना सबसे छोटा भाषण लगभग 90 मिनट का दिया। सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है और उन्होंने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2 घंटे 40 मिनट तक बोला था। ठीक है, तो इनके नाम पर किसका रिकॉर्ड है कि सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है और इन्होंने 1 फरवरी 2020 को जब बजट पेश किया था तो उस टाइम पर ये 2 घंटे और 40 मिनट तक बोली थी और इसके अलावा उन्होंने 2019 में 2 घंटे और 17 मिनट का भाषण दिया था। तो ध्यान रखना है कि इनके नाम पर सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है और सबसे छोटा भाषण इन्होंने अपना दिया है अभी 1 फरवरी 2022 में, केवल 90 मिनट का। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि इनके नाम पर एक और रिकॉर्ड है। कौन सा रिकॉर्ड है? तो ये पूर्णकालिक यानी 5 वर्षों तक ये रक्षा मंत्री रहने वाली पहली महिला थी। ठीक है, पहली महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन थी? तो ये थी निर्मला सीतारमण, क्योंकि अभी ये वित्त मंत्री हैं और इससे पहले ये रक्षा मंत्री थी और पूर्णकालिक रक्षा मंत्री ये रही। तो इस वजह से ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अकाल अकादमियों के संस्थापक कौन थे जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बाबा इकबाल सिंह। सिख समुदाय के एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता और एक शिक्षाविद इकबाल सिंह किंगरा का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इकबाल सिंह को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इकबाल सिंह ने वर्ष 2008 में इंटरनल यूनिवर्सिटी और 2015 में अकाल यूनिवर्सिटी और गुरु की काशी की स्थापना भी की थी। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता और एक शिक्षाविद इकबाल सिंह किंगरा का निधन हो गया। तो कितनी वर्ष की आयु में? तो 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और इन्हें 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 9.2% का। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया। आर्थिक समीक्षा वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के साथ ही वृद्धि में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी ऑफ इंडिया की स्थिति को मजबूत बनाने हेतु आपूर्ति पक्ष के मुद्दों पर केंद्रित है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 31 जनवरी 2022 को जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया उसके अनुसार इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया? तो 9.2% जीडीपी वृद्धि का अनुमान रखा गया है। तो दोस्तों, ये थे 2 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में भारत की पहली ऑटोमेटिक ईंट मेकिंग मशीन का आविष्कार किस राज्य में किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, हरियाणा में। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर ए है राफेल नडाल, बी है नोवाक जोकोविच, सी है रोजर फेडरर और डी है डेनियल मेदवेदेव।
जिसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।